हेलो बच्चों, वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज लेके आया हूँ मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नीट के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस। तो मेरे पास दो प्रकार की सीरीज चल रही है इस समय। एक समय एक जी एडवांस के लिए चल रहा है और एक मेरा नीट के पीवाईक्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नीट वाले हैं वो अपने नीट के पीवाईक्यूज देखें, और जो मेरे पास जी एडवांस की प्रिपरेशन में लगे हैं, जो मेरे पास अप्रैल वाले के लिए मेरे पास मेंस के लिए लगे हैं, वो मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। और अप्रैल जो मेंस वाले हैं वो दोनों प्रकार के लेक्चर देख सकते हैं। नीट वाले भाई जो है नीट के ही लेक्चर देखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा उनके लिए। तो आज मेरा जो टॉपिक मैं पीवाईक्यूज लेके आया हूँ वो हाइड्रोकार्बन का है। मेरे पास जो टॉपिक है वो किसका है बेटा? हाइड्रोकार्बन का। तो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बकवास करे, ठीक है भाई, जैसे बाकी क्या है, बाकी जगह 1 घंटा 6 घंटे का लेक्चर हुआ तो 1.5 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे बकवास होती रहती है। ठीक नहीं, यहाँ नो बकवास, ठीक है, केवल पढ़ाई करिए। आप ध्यान सुनिए क्या लिखा है। अभी मेरा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? The alkane that gives only monochlorinated product after chlorination। कह रहा भैया इनमें से 4 कंपाउंड, मेरे पास 4 एल्केन लिखे हैं और कह रहा है मैं इन सब का जब मैं कराऊंगा मोनोक्लोरिनेशन तो कह रहा है किसमें केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भाई बहुत पूछे जाते हैं। तो उसके लिए पहले मैं सबके स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। मेरे को एक ऐसा एल्केन का स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें सारे H इक्विवेलेंट हों। ठीक है, अगर मेरे सारे H इक्विवेलेंट होंगे, बात समझिए भाई, अगर मेरे सारे H इक्विवेलेंट होंगे तो वहां पर एक ही प्रकार हेलोजन लग पाएगा, अदरवाइज दूसरी कोई पॉसिबिलिटी वहां होगी नहीं। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ 2,2 डाइमिथिल ब्यूटेन। तो मैंने ब्यूटेन बना लिया, 2 पे एक मेरे पास मेथिल आ गया, यहाँ मेरे पास मेथिल आ गया, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और इस जगह पे H है, इस जगह पे H। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ के H, यहाँ का H, यहाँ का H, यहाँ का H, अगर इनका H अगर आप कराएंगे तो इनसे एक Cl लग जाएगा। बेटा ये 2 H भी तो है ना, तो यहाँ भी तो Cl लगेगा। तो इसमें कुल मिला के 2 प्रकार के आपके क्लोरीन के डेरिवेटिव बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो मेरा बेकार हो गया, क्योंकि देखो भाई ये H का हो चाहे ये H का हो चाहे ये H का हो चाहे ये H का हो, ये सारे इक्विवेलेंट है। ठीक है, मगर ये 2 H भी तो हैं तो ये भी तो एक जैसे हैं, तो 2 प्रकार के कंपाउंड बन जाएंगे। जरा ऑप्शन बी नियोपेंटेन। आपको नियो पता है, एक कार्बन पे पहले 4 कार्बन बना लिए, ये नियो का सिस्टम हो गया। अब चूंकि पेंटेन ही रखना है तो 5 कार्बन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया। अब आप देखिए जो नेचर इस मेथिल का वही नेचर इस मेथिल का, वही नेचर इस मेथिल का, वही नेचर, इन चारों मेथिल का नेचर एक जैसा है। मतलब ये 12 के 12 H एक जैसे हैं। अगर ये 12 के 12 H एक जैसे हैं तो आप चाहे यहाँ Cl लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, इसमें केवल एक ही कंपाउंड बन सकता है। तो मेरा जो ऑप्शन बी है वो मेरा सही ऑप्शन है, नियोपेंटेन। अगर मैं नियोपेंटेन का कराता हूँ क्लोरिनेशन तो इसका जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव वो एक ही प्रकार का बन सकता है। बनाते हैं, ये फटाफट समझ रहे हैं। अब देखो मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, नीट 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स कैन नॉट मेड इन गुड ईल्ड। ठीक है, जो अच्छी मात्रा में नहीं बनता है इन वुल्स रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा एल्केन जो ऐसा है जो वुल्स रिएक्शन में बनाने पर बनता तो है मगर उसकी जो ईल्ड आती है, उसकी जो मात्रा आती है भाई वो बहुत कम आती है। तो अगर आपने वुल्स रिएक्शन पढ़ी होगी तो वुल्स में आपको बताया गया होगा RX लेते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, फिर से XR लेते हैं और फिर ड्राई ईथर देते हैं। बेटा क्या देते हैं? सूखा ईथर। ठीक है, सूखा ईथर। तो RR जुड़ करके खास बात क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? सिमेट्रिकल, मतलब दोनों R क्या हो, एक ही टाइप के हों। अगर मेरे पास एल्केन सिमेट्रिकल है तो उसमें हमेशा कार्बन की संख्या इवन होती है। कैसी होती है? इवन। जैसे मेथिल 2 कार्बन हुए, एथिल 4 कार्बन हुए, प्रोपिल 6 कार्बन हुए, ब्यूटिल 8 कार्बन हुए। मतलब वोल्ट्स में हमेशा हमें इवन नंबर वाले एल्केन्स को ही मोस्टली प्रेफर करना होता है। किसको प्रेफर करना है? इवन वाला। अगर आपके पास कोई ऑड वाला होता है तो वो बनता तो है मगर उसकी ईल्ड बहुत कम आती है। तो छांट ले बेटा, ऑड वाला कौन है? हटाओ भैया, ये तो इवन वाला है। 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन, ये भी आपका इवन। हटाओ इसको। हेप्टेन में कितने कार्बन? हेप्ट कितना होता है? 7 होता है ना। 7 तो बेटा ऑड होता है ना, और ऑड वाला एल्केन बनता तो है वोल्ट्स में मगर ज्यादा मात्रा में नहीं बनता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है, जो हेप्टेन है, वो ज्यादा मात्रा में नहीं बनेगा। बनाइए फटाफट इसको।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरा कंफर्मेशन से पूछा है भाई, आपने कंफर्मेशन पढ़ा होगा ना कहीं। देखो कंफर्मेशन 2010 नीट में पूछा गया है। देखो क्या क्वेश्चन है बेटा, द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ये ले सीधा सीधा सूखा सूखा क्वेश्चन ब्यूटेन का पूछ दिया उसने। ब्यूटेन के जब हम लोग कंफर्मेशन बनाते हैं ना, तो ब्यूटेन का कंफर्मेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मेथिल के पीछे होता है मेथिल, फिर उसके बाद यहाँ H, उसके बाद यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। ये मेरे पास ब्यूटेन का सबसे पहला कंफर्मेशन होता है। फिर धीमे धीमे हम लोग क्या करते हैं 60 फिर 120 ऐसे घुमा घुमा के कई सारे कंफर्मेशन बनाते हैं। तो भैया जहां पर दोनों मेथिल ग्रुप, देखो दोनों मेथिल में किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, किसी और प्रकार का H बॉन्ड टाइप के बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दोनों मेथिल आपस में रिपल करेंगे। तो जब ये दोनों मेथिल रिपल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट, ज्यादा स्टेबल आपका वो बनेगा जिसमें ये दोनों मेथिल जो होंगे ना एक दूसरे से बहुत दूर हो। और दोनों मेथिल बहुत दूर कहाँ हो सकते हैं, एक मेथिल ऊपर भाग रहा हो, एक मेथिल नीचे भाग रहा हो। इस वाले फॉर्म का नाम क्या होता है, एंटी नाम होता है। क्या नाम होता है, एंटी। जिसमें दोनों मेथिल 60 डिग्री पे होते हैं वो गाउचे फॉर्म होता है। जिसमें 120 पे होते हैं तो सिनक्लिनल। उसके बाद मेरे पास एक एंटी फॉर्म बनता है। तो देखो भाई ये पहला तो गाउचे फॉर्म स्टेबल नहीं, जरा सेकंड वाले पे नजर डालो। दोनों मेथिल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट भाग रहे हैं। अगर दोनों मेथिल जस्ट अपोजिट है तो इनके बीच मिनिमम रिपल्सन होगा। इनमें क्या होगा, टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी नहीं होगी, स्टैगर्ड फॉर्म है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या होती है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड की वजह से होती है, वो इक्लिप्स्ड में होती है, स्टैगर्ड में नहीं होती है, ठीक है। प्लस इनमें स्टेरिक रिपल्सन भी नहीं लगेगा। इस वजह से मोस्ट स्टेबल मेरे पास बी है, ठीक है। बनाइए फटाफट इसको लीजिए। देखिए नेक्स्ट वन क्या है, 2010 में आया है, फिर से एक बार कंफर्मेशन का क्वेश्चन है। ये शायद मेंस में 2010 में आया है। तो देखो क्या है, द मोस्ट स्टेबल कंफर्मर। देखो भाई जो सामने लिखा है, जो सामने मेरा मॉलिक्यूल लिखा है, इसमें आपको दिख रहा है जगह जगह पे दो दो OH हैं, जगह जगह पे दो दो क्या है, OH हैं। तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल होता है। ये होता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। ये मेरे पास एथिलीन ग्लाइकॉल का कन्फॉर्मर होता है। तो बच्चे अब सोचेंगे जहां पर दो OH एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चले जाएंगे वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। दिमाग में तो यही आ रहा होगा जैसे पहले करा था। तो मैं बता दूं पहले वाले में दोनों ग्रुप R थे, पहले वाले में दोनों ग्रुप क्या थे, R थे, एल्किल थे। और एल्किल में किसी प्रकार का कोई लोन पेयर तो होता नहीं बेटा, तो उनमें किसी प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मगर यहाँ पर जब कोई दो ग्रुप ऐसे हो जाए जिनमें अगर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी बन जाए, क्या बन जाए, H बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी बन जाए, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो गाउचे फॉर्म होता है, गाउचे फॉर्म क्या होता है, 60 डिग्री वाला गाउचे होता है। कौन सा होता है, 60 डिग्री वाला, ठीक है। उन दोनों के बीच दोनों OH अगल बगल जब होंगे ना, या OH होंगे, दो NH2 होंगे, एक OH एक NH2 होगा, अगर ये अगल बगल होंगे तो इनके बीच H बॉन्ड बन सकता है। कुछ बच्चे बोले सर अगर मैं एक दूसरे के इक्लिप्स रखूं तब भी दोनों OH आसपास रहेंगे तब भी तो H बॉन्ड बन जाएगा। हाँ बन जाएगा H बॉन्ड, मगर उनमें चूंकि बॉन्ड के पीछे बॉन्ड हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब टॉर्सियोनल स्ट्रेन आ गया, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट जाएगी। तो देखो भाई इस वाले में दोनों OH है तो बहुत दूर, रिपल तो नहीं करेंगे, मगर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मजा है ना वो इसमें नहीं आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का मजा नहीं आएगा। यहाँ पर H बॉन्ड बन तो जाएगा बेटा, बन तो जाएगा, मगर OH के पीछे OH है, मतलब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, मतलब टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी आ गया, तो ये भी इतना स्टेबल नहीं। अब देखो यहाँ तो OH काफी दूर हो गए, ठीक है। एक तो ससुरा इक्लिप्स्ड फॉर्म है, एक तो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ऊपर से सब प्रकार OH H बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा। जरा इसको देखो थर्ड फोर्थ वाले को गाउचे, देखो पहली बात तो स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सियोनल स्ट्रेन नहीं होती है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड की वजह वाली जो स्ट्रेन है वो नहीं होती है। और देखो इस वाले H का इस वाले O से क्या बन गया, H बॉन्ड बन गया। तो ये केवल OH के लिए नहीं होता, अगर दो NH2 लग जाए, एक OH एक NH2 लग जाए, एक OH एक फ्लोरीन लग जाए, तो भी ये हमारा हो जाएगा। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो वाला मेरे पास D फॉर्म होगा। बनाते जाइए। लो भैया फिर से कॉन्फर्मेशन का आ गया। लो भाई मेरे को सन देखना पड़ेगा, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया, उससे क्या मतलब है, आपको तो नॉलेज गेन करनी। ठीक हो भाई, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिर से लो, फिर से कॉन्फर्मेशन के तो पीछे पड़ गया है। लिखा है डाइहेड्रल एंगल
इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एथेन। देखो भाई एथेन के मेरे दो फॉर्म बनते हैं, एथेन के मेरे पास दो फॉर्म बनते हैं। पहला ये होता है जहां पर ये मेरे पास न्यूमान प्रोजेक्शन है, नया मान न्यूमान, ठीक है, न्यूमान प्रोजेक्शन है। ये मेरे पास एक होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म जिसमें h के पीछे h होता है, और अगर मैं इसको 60 डिग्री से घुमा दूं, कितने से घुमा दूं, पीछे वाले को 60 से घुमा देता हूं ना, अगर मैं इस पीछे वाले को 60 से घुमाता हूं तो इसका ये जो फॉर्म बनता है ये स्टैगर्ड फॉर्म बनता है। कौन सा फॉर्म बनता है? स्टैगर्ड। इक्लिप्स का मतलब होता है बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, और डायहेड्रल एंगल क्या है? इन्हीं दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ना उसे मैं बोलता हूं डायहेड्रल एंगल। फिलहाल अगर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है तो इनके बीच कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री है। अगले वाले में ये स्टैगर्ड फॉर्म है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब यहाँ जो डायहेड्रल एंगल बनता है वो कितने का बनता है? दोनों एच के बीच 60 डिग्री का। कितने का बनता है बेटा? 60 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर इन दोनों एच के बीच फाई होता है, फाई मतलब डायहेड्रल एंगल, वो 0 डिग्री का होता है, और यहाँ इन दोनों एच के बीच जो एंगल ये होता है ना वो फाई होता है मेरे पास कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। उसने कौन सा पूछा है? उसने स्टैगर्ड फॉर्म का पूछा है। किसका पूछा है बेटा? स्टैगर्ड का। तो आंसर मेरे पास क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन मेरे पास 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल बनेगा। बनाते जाइए फटाक से इसको। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है मगर हाँ अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हाइड्रोकार्बन। भाई मेरे पास 4 रिएक्शन दे रखी हैं और पूछ रखा है बताओ भाई इसमें से किस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब देखो पहले रिएक्शन में भाई मैं क्लोरीन मेथेन गैस को क्लोरीन दे रहा हूँ, यहाँ तो मेरे पास क्लोरोएथेन बन जाएगा, एथेन को कराऊंगा मैं क्लोरिनेशन तो यहाँ तो बन जाएगा मेरे पास CH3 CH2Cl, ये तो हाइड्रोकार्बन होता नहीं है। अगले वाले में क्या होगा? एक प्रकार की एसएन रिएक्शन टाइप की हो जाएगी, ये एल्कोहल का OH न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ईथर लाइक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर लाइक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखो RCOOK पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ ध्यान आ रहा है? ध्यान ये आ रहा होगा कि कोल्बे प्रोसेस में ऐसा होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब हम कराते हैं तो हमारे पास हमेशा बनता है हाइड्रोकार्बन, हमेशा क्या बनता है? एल्केन बन जाता है ना। तो बेटा इसी 3rd नंबर में मेरे पास हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनेगा। चौथे की भी बात कर लेते हैं, हुंस डीकर रिएक्शन है। क्या है मेरे पास? हुंस डीकर रिएक्शन है। CO2 गैस निकल जाती है, एक आयोडीन सिल्वर को पकड़ लेगा AgI बन जाएगा, और एक आयोडीन R को पकड़ लेगा तो RI बन जाएगा। तो ये कोई हाइड्रोकार्बन थोड़ा नहीं है, तो एल्किल हैलाइड बन गया। तो मेरा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? C है। बनाते जाइए फटाक से। अब देखो भाई ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, नीट 2018 में आया भाई। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, थोड़ी थ्योरी वाला क्वेश्चन है। लिखा है हाइड्रोकार्बन ए, मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन ए है, रिएक्ट विद ब्रोमीन, ठीक है, उसके एक्शन ब्रोमीन से करानी है, बाय सब्स्टिट्यूशन करानी है। मतलब मेरे पास जो भी हाइड्रोकार्बन है वो ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, मगर रिएक्शन कैसी देता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई मेरे पास जो क्या कहते हैं सैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो ही देते हैं सब्स्टिट्यूशन। बाकी जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं वो तो एडिशन दे देते हैं। तो मेरे पास ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी हाइड्रोकार्बन ए है वो एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ते हैं, टू फॉर्म एन एल्किल ब्रोमाइड, क्या बनता है मेरे पास? एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है। ठीक है, मेरे पास अगर मेथेन एथेन प्रोपेन वगैरह रिएक्शन कराऊंगा ब्रोमीन से तो एल्किल ब्रोमाइड वगैरह बन जाएगा। विच बाय वुल्स रिएक्शन, उसकी फिर वुल्स करानी है, वुल्स रिएक्शन इज कन्वर्ट टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। ठीक है, कह रहा है जो भी उसका 4 कार्बन से कम हो। तो देखो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को तो मैं पहले हटा देता हूं। ठीक है, मैंने ए बी को क्यों हटा दिया, क्यों फैट मार के हटा दिया मैंने ए बी को? क्योंकि सीधी सी बात है वहां पर लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जो कि एथेन और मेथेन में से कोई देगा। अब अगर मैं इसको ब्रोमीन देता हूं तो ये बन जाता है CH3 CH2Br, मगर जब इस पे वुल्स लगाऊंगा तो ये 2 कार्बन का बेटा 4 कार्बन का C4H10 बना देगा। ठीक है, और जब यहाँ लगाऊंगा तो ये बनाएगा CH3Br, और जब यहाँ वुल्स लगाऊंगा तो ये बना देगा C2H6। तो उसने लास्ट में ये भी कहा है
कि वुड्स लगाने के बाद जो बने वो 4 कार्बन से कम का बने। तो 4 कार्बन से कम का तो एथेन बन रहा है, ये तो 4 का बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास सही ऑप्शन होगा, बना लीजिए। उम्मीद है आपको ये हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन का पोर्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन की प्रॉब्लम्स, और उसका जो नेक्स्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग एल्काइन की। थैंक यू।